नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौड़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता और दरोगा बेटी को रौंदा। महिला दरोगा की हुई मौत, पिता की स्थिति हुई गंभीर। सोमवार 18 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जिला प्रशासन ने की पूरी। अधिकारियों को डीएम और एसएसपी ने किया ब्रीफिंग। और हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 अपराधी को बोचहा थाना की पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता और दरोगा बेटी को रौंदा। पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले की काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर रेलवे गुमटी के समीप नेशनल हाईवे पर शनिवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोतीपुर से अपने पिता कमल किशोर सहनी के साथ बाइक से भगवानपुर जा रही पटना में बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद पर कार्यरत वीना कुमारी की अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों ने घटना को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया। सड़क हादसे में बेटी की मौत पर पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सड़क दुर्घटना में महिला कांस्टेबल की मौत की सूचना पर काटी थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे पर लगे जाम को क्लियर कराया। फिर मृतका महिला कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। मृतका के पड़ोसी रंजीत कुमार द्विवेदी ने बताया कि कमल किशोर सहनी अपनी बेटी वीना के साथ आज सुबह बाइक से वीना के साथ मोतीपुर स्थित अपने गांव से जरूरी काम से भगवानपुर जा रहे थे। इसी बीच दामोदरपुर रेलवे गुमटी के समीप पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वीना सड़क पर गिर गई और ट्रक के चक्के के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल काटी थाना की पुलिस ट्रक को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूर्व ब्लॉक में क्या घटना हुआ है? ये घर से जो है कि निकले हैं और जा रहे थे भगवानपुर अपना ऑफिशियली को कोई काम से। उसी के क्रम में जो है कि ये दामोदरपुर गुमटी पे जो है कि ट्रक वाला ने ठोकर मार दिया है। इनके साथ में कौन थी? इनकी बच्ची थी जो वीना कुमारी, जो बिहार पुलिस में पोस्टेड है, पटना में काम करती है, कार्यरत है। बाप रे। अच्छा, मौत हो गई मौके पे जी, स्पॉट डेथ है। इनका क्या नाम है? कमल किशोर सहनी। आप कौन हुए? हम रंजीत कुमार द्विवेदी हुए। हमारा पड़ोसी हैं, घर के बगल में ही घर है। गांव का हुआ इनका? चोरघाटा मोतीपुर। जी, मोतीपुर ब्लॉक में कोड़ीगांव पंचायत। हम लोग को सूचना मिला है कि ऐसे ऐसे है, तो हम लोग गांव से आए हैं यहाँ। गुमटी के पास एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें लड़की का नाम वीना कुमारी था, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में शायद जॉब करती थी। तो अभी यहाँ पे लाश को सुझाव के इसको एम्बुलेंस लेकर भेजा जा रहा है। अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक पटके से धक्का लगाया था? ट्रक से लोगों की तरफ बताया कि ट्रक से लगा हुआ है घटना। 18 फरवरी को सोमवार से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों को ब्रीफिंग की। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मुजफ्फरपुर जिले के 83 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर शनिवार को एमआईटी मुजफ्फरपुर में परीक्षा की संयुक्त ब्रीफिंग जिला दंडाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने की। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाना अनिवार्य है। देर से आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल नहीं होने की अनुमति दी जाएगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व यानी 9 बजे तक अपने तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय 2 बजे से 30 मिनट पूर्व यानी 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना वर्जित है।
अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु समाहरणालय सभा कक्ष के ऊपरी तल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अवर निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिमी और उनके सहयोग के लिए कई अन्य अधिकारियों की तैनाती की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी तथा संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुजफ्फरपुर अपने अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे। इन अधिकारियों को भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्राधीन केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन करने, आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने तथा विधि व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया है। अपर समाहर्ता राजस्व तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे। उन्हें अनुश्रवण एवं समन्वय करते हुए परीक्षा का सफल संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हुई हैं और जो मैट्रिक की परीक्षा है उसको लेकर के भी हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं। 83 सेंटर हैं और 70,000 के लगभग जो है छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो आज उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ ब्रीफिंग किया है सेंटर सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारियों का। और जिस तरह से इंटर की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हुई हैं, हम लोग मैट्रिक की परीक्षा भी अच्छे माहौल में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। लगभग 1.5 लाख लोगों का लोड पर शहर में बढ़ेगा। हाँ। इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी जाम के कारण कई बच्चों का एग्जाम नहीं, इसमें मेरा अनुरोध यही रहेगा माता पिताओं से और जो बच्चे हैं उन लोगों से कि आप लोग थोड़ा पहले आ जाइए और शुरुआत के 1-2 दिन तो पहले आकर के आप देख भी लीजिए कि क्या ट्रैफिक का, क्योंकि लोड तो रहेगा। 1 लाख 1.25 लाख लोग शहर में अचानक से बढ़ जाएंगे। तो ये ट्रैफिक डीएसपी की इसमें विशेष तैयारी है और उनको अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाएगा। लेकिन मेरा अनुरोध भी रहेगा जो परीक्षार्थी हैं, उनके परिजन हैं, वो लोग थोड़ा पहले समय निकाल करके सेंटर पर पहुंच जाएं ताकि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सामान से तो कोई सब पे बिल्कुल पाबंदी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। ये स्टूडेंट्स को भी बहुत सालों से चल रहा है परीक्षा समिति का, और उसको परीक्षा समिति न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित भी करा रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग या सेंटर के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। जूता मोजा पहन के जा सकते हैं? वो बंद है सर, जूता मोजा अलाउड नहीं है। इंटर के समय में चूंकि पहले शायद ठंड था तो थोड़े दिन चालू किया गया था, इस बार अभी बंद है। काटी थाना क्षेत्र के साइन ब्रिज लाल गांव में चोरों ने एक साथ 2 घर का ताला काटकर लाखों की चोरी की। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ चोरों ने काटी थाना क्षेत्र के साइन ब्रिज लाल गांव के रिटायर्ड दरोगा राम बाबू प्रसाद ठाकुर और दिल्ली में निजी कंपनी में कार्यरत विपिन कुमार के बंद मकानों को निशाना बनाते हुए एक कार, लाखों रुपए के जेवरात सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी कर फरार हो गया। वहीं शनिवार की सुबह जब चोरी की घटना सामने आई तो इलाके में हड़कंप मच गई। फिर घटना की सूचना काटी थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। वहीं रिटायर्ड दरोगा के रिश्तेदार ने बताया कि दोनों घर मिलाकर एक कार सहित लगभग 27 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। दोनों लोग बाहर रहते हैं। बंद घर को देखकर चोरों ने निशाना बनाया है। घटना की सूचना मकान मालिक को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। आपको देखे सर्च किए तो चोरी तो हुआ है, दो घरों में है। दोनों घर में है। ताला वाला तोड़ कर सर बाहर से ताला तोड़ा गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? इस पर लिखा पढ़ी होगा, थाना में आवेदन देगा, केस किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। घटना की जानकारी सुबह 6 बजे है मिली है मुझे। उसके बाद मैं आया हूँ और पहले उस दरवाजे के पास गया हूँ जो मेरे छोटे चाचा का घर है, तो वहाँ पर ताला टूटा हुआ पाया और चाबी बाहर में फेंका हुआ था। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ भी देखे कि ताला टूटा हुआ था। उसके बाद तब हम और लोगों को बुलाए, अंदर गए तो देखे कि सारा सामान उसमें का तितर बितर किया हुआ है। गोदरेज उसमें के निकल चुका था, जो बाद में वहाँ खड़ौली में गोदरेज टूटा अवस्था में पाया गया। उसमें का सारा सामान तितर बितर था। 3 ब्रीफ केस था, इधर उधर सारी कपड़ा और उसमें गहना कपड़ा जो भी था सब गायब था। और उसके बाद तो फिर कमरा के अंदर दीवान है उनका 2 दीवान है। सारा दीवान में का सामान निकला हुआ था, अलग था, और उसमें का सारा सामान चोर ले गया है।
उसमें कोई सामान, उसमें उनका आरओ भी ले गया हुआ है और टीवी वगैरह भी ले गया है। उनका करीब 25 लाख से ऊपर का सामान चोर ले गया गहना सहित। और इस कमरा में आया हूँ तो इसका टीवी गायब है, इसका स्टेबलाइजर गायब है और ये ज्यादा सामान नहीं। और इसका भी जो भी गहना वगैरह थोड़ा मोड़ा रहा होगा, सब मिला के 2-4 लाख का सामान इसका भी। कौन गाड़ी था जो चोरी हुआ? और उनका ऑल्टो कार था जो आगे अथी में लगा हुआ था उनके गैरेज में, उसका भी गैरेज का ताला कटा हुआ था और उसमें ऑल्टो कार गायब है। एक ऑल्टो कार का चाबी वहाँ पर गिरा हुआ था। दोनों लोग क्या करते हैं? वो जो है मेरे छोटे चाचा हैं जो इंस्पेक्टर से रिटायर करके अभी फिलहाल वो बंगलोर में है। अपने बेटा के यहाँ गए हैं। उनका एक लड़का है जो बंगलोर रहता है और ये मेरे बड़े चाचा का लड़का है, विपिन कुमार इसका नाम है और दिल्ली में रह के वहीं पर जॉब करता है। दिल्ली में भी उसका अपना मकान है। यहाँ पर कभी कभी आता है 6 महीने पर और 1-2 महीना रहने के बाद पुनः हुआ अपने दिल्ली। हाँ, दिल्ली। पुलिस आई है क्या? कुछ बोला है? पुलिस आया है क्या? कुछ पुलिस पदाधिकारी लोग आए हैं, सभी ने देखा है और सबका। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए 5 लाख की चोरी। सदर थाने में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों महाकुंभ में स्नान करने गए दंपत्ति के घर भी चोरों ने लाखों रुपए के नकदी व जेवर की चोरी कर ली। अब बीती रात सदर थाना क्षेत्र के ही खबड़ा में चोरों ने घर के दरवाजे का ताला काट कर चोरी कर ली, जिसमें 4 से 5 लाख के नकदी और जेवर गायब होने की बात बताई जा रही है। घर के मालिक चंद्रमणि ने बताया कि वह अपने गांव से शेखपुरा जिला स्थित अपने गांव गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोसी ने सूचना दी कि उनके घर का मुख्य द्वार का दरवाजा का ताला कटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी को कहा कि आप घर में जाकर देखें, तो पता चला कि घर के दरवाजे का ताला कटा हुआ है और सभी सामान बिखरे पड़े हैं। जब वह गांव से वापस आए तो उन्होंने पाया कि उनके घर से नकदी और जेवर गायब है। उनका पड़ोस में ही किराने का दुकान है। वह अपने पूरे परिवार के साथ बीते 3 साल से इसी मकान में रह रहे थे। यह उनका नवनिर्मित मकान है। वह मूल रूप से शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। 5 घटना इसी का चोरी का। जी हाँ, चोरी का। कैमरा लगावे, ये थोड़ा गार्डिंग करे रात में जो होता है उनका। हाँ, तो रात में ही सब साफ कर दिया। क्या लग रहा है ये चोरी हुई है? अब गहना कैश लेकर वही लगभग 4-4.5 लाख 5 लाख के करीब हो गया। 5 लाख। जी हाँ, गहना पूरा था और कैश भी। क्या चाहते हैं प्रशासन से? मेरा यही है, इस पर थाना अभी जा रहे हैं। अभी हम आए ही हैं, ऐसे 112 को कॉल किए थे, आए थे, देखे हैं। हाथों में हथकड़ी लगे एक आरोपी का रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई। मुजफ्फरपुर में एक आरोपी ने गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। आरोपी ने थाने की गाड़ी में हथकड़ी लगी रहने पर भी हरियाणवी गाने पर रील्स बनाई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में आरोपी पानी पीते दिख रहा है। सवाल उठता है कि आरोपी ने पुलिस को कैसे चकमा दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुआ। इससे पुलिस की लापरवाही उजागर होती है, क्योंकि आरोपी को हाथ में हथकड़ी में बंधे होने के बावजूद रील्स बनाने की इजाजत कैसे मिली। वीडियो में आरोपी और उसके साथ कुछ अन्य लड़के पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी न्यूज नहीं करता है। फिलहाल युवक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। वीडियो के कमेंट में एक यूजर ने लिखा है कि पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी का मनोबल काफी बढ़ चुका है। वहीं सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी। जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है और वीडियो की सत्यता की जांच करके जो भी दोषियों का कार्रवाई होगी और ऐसा वीडियो बनाने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल के तहत टाटा एआई ने शहर में रैली निकालकर बीमा के प्रति लोगों को जागरूक किया। टाटा एआई द्वारा जागरूकता रैली निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता
टाटा एआई के अधिकारी रामनाथ गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ग्राहकों को जीवन बीमा के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन काल में जीवन बीमा लाभदायक है। जीवन बीमा हर व्यक्ति को करवाना चाहिए। इसी को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई थी। इसमें टाटा एआई से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। हम लोगों का यह जागरूकता पखवाड़ा समय समय पर चलाया जाता है। ये हम लोग ये IRDA जो है उसके तहत इंश्योरेंस फॉर ऑल, बीमा सभी के लिए क्या हम लोग ना ये टाटा एआई की तरफ से सारे कार्यकर्ता मिलके, ब्रांच मैनेजर, मेरा ब्रांच मैनेजर हुए, हम सारे लोग मिलके ना इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल। और टाटा का ये मुहिम है कि 1 लाख लाइफ को हम लोग इंश्योर करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च में। ठीक है, इसी के रैली को हम लोग रोड शो कर रहे हैं ताकि हर एक आदमी तक ये मैसेज जा सके, हर आदमी को हम लोग भ्रमित कर सके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जा सके आप लोग के माध्यम से और इस रैली के माध्यम से। रैली कहाँ से घूमेगी? ये हम लोग अपने ब्रांच से स्टार्ट करके देवी मंदिर होते हुए, कल्याणी होते हुए, अमर सिनेमा रोड होते हुए पुनः अपने ब्रांच पे आके इसको मीटिंग को ओवर करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के समक्ष द्वारा IRDA के द्वारा जो है इंश्योरेंस के जागरूकता अभियान के द्वारा टाटा एआई ने ये बहुत अच्छा पहल किया है और ये टाटा एआई का 24वां साल बीत रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग इंश्योरेंस का जागरूकता अभियान फैलाने के कार्यक्रम के दौरान हम लोग रैली का प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लोग अवेयर हो, इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो करके इसका इंश्योरेंस का लाभ ले, जिससे सरकार, देश, सब कुछ का डेवलपमेंट इसमें निहित है। इसी के दौरान हम लोग ये रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ हम लोगों का? जी, आपका परिचय? हम टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस मुजफ्फरपुर ब्रांच में चीफ बिजनेस एसोसिएट के रूप में कार्यरत हैं और मेरा नाम रामनाथ गुप्ता हुआ और इसी के दौरान हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में शाही लीची से बनी शहद को लेकर लीची उत्पादकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब शाही लीची की मिठास को लेकर विश्व स्तर पर प्रख्यात मुजफ्फरपुर का आने वाले दिनों में शाही शहद को लेकर भी नाम लिया जाएगा। इसके लिए जिले के सैकड़ों शहद उत्पादक किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे शाही लीची से शाही शहद का निर्माण करें। इससे उन्हें जहां आर्थिक रूप पर से मजबूती हासिल होगी, वहीं बाजार में मांग के अनुरूप शाही शहद की भरपाई भी की जा सकेगी। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर के मुशहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से शाही लीची से तैयार शहद को बढ़ावा देने के लिए लीची उत्पादकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का असर है कि जब जिले में लीची बागानों में मधुमक्खी पालन का काम जोर पकड़ रहा है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुजफ्फरपुर जिला जिस तरह से लीची उत्पादन के लिए पहले से ही काफी प्रसिद्ध है, उसी तरह शाही लीची के शहद मामले में भी जल्द नंबर 1 पर पहुंचेगा। लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा लीची शहद बनाने का विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वाद के साथ पौष्टिक आहार के रूप में लोगों तक इसे पहुंचाना है। अन्य शहद की तुलना में इस शहद में आपको लीची के थोड़े स्वाद मिल जाएंगे, जबकि यह मधुमक्खियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसके लिए यदि आप खुद की कंपनी खोलकर लीची शहद का निर्माण और व्यापार करना चाहते हैं तो लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा आपको पूरा सहयोग किया जाएगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी सहायक संजय कुमार भारती बताते हैं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि लीची साल में एक बार होता है। ऐसे में किसान हताश होते हैं कि यह लीची का वृहद क्षेत्र माना जाता है और यह साल में एक ही बार होता है। यदि मौसम अनुकूल नहीं रहा तो नुकसान हो सकता है। बहुत सारी समस्या होती हैं। अगर लीची के साथ उत्पादक लीची शहद का उत्पादन करे तो उस नुकसान से बच सकते हैं। उनका कहना है कि शाही लीची के शहद की बाजार में बड़े पैमाने पर मांग है, जबकि मांग के अनुरूप फिलहाल शाही शहद की भरपाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर किसान प्रशिक्षण पाकर शाही लीची के शहद का निर्माण करेंगे तो उन्हें बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी हासिल हो जाएगी और दूसरी ओर
मांग के अनुरूप उपभोक्ताओं को शाही शहद का लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लीची की फसल से होने वाले नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और वह दोहरे लाभ का भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि शाही लीची की फसल से शहद 1 महीने में 2 बार तैयार किया जा सकता है। तो अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा जाने हैं। पहले तो नहीं जानते थे, बस जानते थे कि मधुमक्खी है, डंक मारती है, लेकिन इसके बारे में समझे हैं तो बहुत अच्छा लगा है। प्रजाति जाने हैं, इसके सदस्य जाने हैं, कैसे मध बनता है, कैसे इसका हम लोग उद्योग कर सकते हैं, बेनिफिट होगा, ये सब जाने हैं। कहाँ से आएंगे? हम मुजफ्फरपुर से हैं। मेरा नाम संजय कुमार भर्ती हुआ। मैं यहाँ पे यंग प्रोफेशनल के पोस्ट पे हूँ। नेशनल भी बोर्ड की तरफ से भी 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है मधुमक्खी पालन के तहत, और इसमें टोटल हम लोग को 15 बैच करवाना है, जिसमें से अभी सेकेंड बैच अभी हम लोग का चल रहा है, जिसमें से टोटल 7 दिन का चलना है और फिर 15 बैच करवाना है। और जिसमें से हम लोगों का टारगेट है क्या, जितना भी किसान हैं या फिर इंटरप्रेन्योर हैं और स्टूडेंट हैं, सबको हम लोग थोड़ा सा मधुमक्खी पालन की ओर रुझान करें, जो कि हम लोगों का बिहार का प्रोडक्शन भी अच्छा हो हनी बी की तरफ से, और साथ में यहाँ का इंटरप्रेन्योर भी बने। और दूसरा इसका लाभ ये भी मिलेगा क्या, हनी पालन हो, ये लीची प्रोडक्शन में भी इनका अप्रोक्स 10 to 20% इंक्रीजमेंट होगा, मतलब प्रोडक्शन में, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है किसान लोगों के लिए। अच्छा, कैसे मतलब जो है लाभकारी होगा लीची को? या फिर जैसे क्या, अगर हम लोग कहीं पे मधु का ये बॉक्स रखते हैं मधुमक्खी का, तो उससे वो लोग पोलिनेट करती है, जिससे पोलिनेशन करने से क्या क्षमता मतलब बढ़ता है। ऐसे तो हम लोग का जनरली इन्वायरमेंट की तरफ से होता है, तो अगर हम लोग वहाँ पे मधुमक्खी का बॉक्स रख दें तो वो मधुमक्खी एक पोलिनेट करेगी, जिससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। आम शहद जो होता है बाकी फूलों से, और ये लीची शहद जो शाही लीची का शहद है, उसमें कोई बेहतर होता है? हाँ, ये बेहतर क्वालिटी होता है सर इसमें, जिससे मतलब डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हम लोगों का शाही लीची का सबसे अधिक डिमांड हो रहा है। मक्खी का सर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे हमें शहद का भी जो काम होगा, इसमें मेरा भी फायदा होगा, मक्खी का भी, और इससे लीची का भी फायदा होगा, किसान का भी फायदा होगा, मधुमक्खी पालन का भी फायदा होगा। कहाँ से आई ये सीखी? हम शहरी से आए हैं, मैंने कहर केस गाँव है। पहले भी ट्रेनिंग किए हुए थे कि फर्स्ट बार है? नहीं सर, मेरा फर्स्ट बार है। बिल्कुल बढ़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ सिखाया जा रहा है, उस तरीके से लगता है अगर हम लोग खुद से करें तो उसका डिमांड बढ़ेगा। नेचुरल तरीका से करेंगे तो बहुत छोटी छोटी बात सिखाई जा रही है। मैं मुजफ्फरपुर। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य को बोचहा थाना की पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 1 चाकू और 1 लूटा हुआ पल्सर बाइक बरामद हुआ है। दोनों लूटे गए बाइक से हाईवे पर लूटपाट करने जा रहे थे। उनकी हथियार के बल पर ट्रक लूटने की योजना थी। इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को दबोचकर मंसूबे पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है। मुजफ्फरपुर पुलिस को लंबे समय से दोनों अपराधियों की तलाश थी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि शुक्रवार की देर रात बोचहा थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे पर 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से लूटी गई बाइक और हथियार बरामद किया गया है। दोनों अपराध करने जा रहे थे। NH 28 पर किसी ट्रक को लूटने की योजना थी। इन लोगों ने पूछताछ में कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों की पहचान बोचहा थाना क्षेत्र के सरवनीजनक के रहने वाले रितेश कुमार और सरोज कुमार के रूप में हुई है। इन दोनों लोगों ने लूट, छिनतई जैसे कई अपराध को पूर्व में अंजाम दिया है। इन अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी समझकर छात्र के साथ लूटपाट की थी। इस दौरान छात्र को गोली भी मार दी थी। उसी से लूटी हुई बाइक से अपराधी वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के खिलाफ अहियापुर, बोचहा और मुशहरी थाना में लूट से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। कल बीते रात्रि 14/2/25 को करीब 9:45 बजे पुराना दरभंगा रोड में दहियन के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था बोचहा थाने द्वारा। वाहन चेकिंग के दौरान ये 2 लोग जो कि शातिर अपराधी हैं, इनको पकड़ा गया, जो कि NH पर जाकर के वाहन को लूटने की योजना बना रहे थे।
और जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें एक रितेश कुमार, पेशर राजेश सहनी और दूसरे सरोज सहनी, पेशर महेश्वर सहनी, ये दोनों सरवानी चौक के हैं, रहने वाले, जो बुछाह थाना अंतर्गत है। अब इनके पास जो पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर ये जा रहे थे, वो पल्सर मोटरसाइकिल भी अहियापुर में चोरी का मोटरसाइकिल था, जिसमें कि अहियापुर में काम दर्ज है 1633-23। और इनके पास से जब इनका जांच किया गया तो रितेश सहनी के पास से देसी कट्टा मिला, और जो इनके साथ था एक देसी कट्टा मिला और एक कारतूस मिला, जिंदा कारतूस उसी कट्टा का। और इनके साथ जो सरोज सहनी था उसके पास एक कारतूस, जिंदा कारतूस मिला, एक चाकू मिला जो कि काफी तेज चाकू है, और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। बाकी इन लोगों का इतिहास जानने की हम लोग कोशिश किए तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। ये बुछाह थाने में पहले ये थे 468-23 और उसके बाद 77-24, ये दोनों केस में है, जो दोनों केस लूट का और आर्म्स एक्ट का केस है। यानी कि बुछाह थाने में ही, अपने ही गृह थाने में इनका इतिहास खराब था। इसके बाद से इन्होंने, जब गिरफ्तारी के बाद इन्होंने स्वीकार किया है कि ये इसके अलावा भी मुसहरी में जो एक 1425 कांड दर्ज हुआ है और एक 324 कांड दर्ज हुआ है। ये दोनों लूट कांड था, और लूट में जो 324 है, इसमें 1,05,000 रुपये की लूट हुई थी, सड़क पे ही लूट हुई थी। और एक जो 1425 है उसमें ये लोग 28,000 रुपये की लूट किए थे, साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन वगैरह सब की लूट हुई थी। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि एक आदित्य कुमार जो कि विद्यार्थी था, जो कि घर से पढ़ने जा रहा था और उस बैग अपने पीठ पर लादे हुए था। इन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये फाइनेंस कर्मी है, तो उसको भी इन्होंने उसका लूटा था, और मोटरसाइकिल, तो इसी मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जो पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ इसी का प्रयोग किया गया था। और उसको गोली भी मारी गई थी आदित्य कुमार को। बसौली की घटना है, बस ये गरहा थाना में 125-25 दर्ज है। और इसके अलावा भी इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि जो मुसहरी में जो 2 लूट कांड हुआ था, 1425 और 324-24, ये दोनों ही कांड में इस पल्सर मोटरसाइकिल का यूज हुआ है। इनका एक बहुत बड़ा गैंग है, जिसमें कि मुख्य रूप से रितेश सहनी और सरोज सहनी जो आज गिरफ्तार हुए, और इसके अलावा भरत सहनी, सूरज सहनी, आलोक सहनी, ये सब लोग मिल करके कांड करते हैं। और इसमें हमने कि अब तक का जितना भी कांड आप लोगों को बताया गया, सब में ये पांचों की भूमिका है। इसमें हमने कि आगे भी हम लोग पूछताछ जारी किए हुए हैं। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड भरत सहनी है। भरत सहनी भी जो सरवानी चक के बगल में ही उसका गांव है, और उसी के हमने कि, और इन लोगों का कहना है कि जो लूट का पैसा था भरत सहनी के पास है, वहाँ पे छापेमारी भी हुई है। हम लोग आगे भी इसमें छापेमारी करेंगे, अनुसंधान में और भी बातें आएंगी। अभी क्या इन लोगों की प्लानिंग थी? अभी जो बीते रात्रि जो 10:30 बजे, 9:45 बजे के आसपास वाहन चेकिंग के दौरान जब ये लोग गिरफ्तार हुए तो इन लोगों से पूछताछ की गई, तो इनका कहना था कि NH पर जाकर के किसी ट्रक को ये लोग निशाना बनाने वाले थे। जो ट्रक महीने से चल रहे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का हड़ताल आज समाप्त हुआ। विगत 1 महीने से पटना में अनशन पर बैठे जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव से बिहार सरकार ने सार्थक बैठक की, जिसके बाद अंबिका यादव ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। अनशन समाप्ति की घोषणा होते ही फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में विजय जुलूस निकालकर डीलरों का अभिवादन किया गया। सभी विक्रेता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर इसका जश्न मनाया। मौके पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महासचिव देमल रजक ने कहा कि 5 सूत्री मुख्य मांग को लेकर जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे थे। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार बिहार सरकार को झुकना पड़ा और 5 में से 4 सूत्री मांगों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। इस उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने विजय जुलूस निकालकर डीलरों का अभिवादन किया, लेकिन असल जीत उस दिन होगी जब हमारे सभी मांगों पर विचार कर लिया जाएगा। के बाद वहां अनशन टूटा और पहली बार हमारे पीओ पूरे डीलरों को सजगता से, एकजुटता से
रहने के कारण 5 सूत्री मांगों में 6 सूत्री 7 सूत्री मांगों में प्रमुखतः 5 सूत्री हमारे अमका बाबू ने जो मांग रखा था उस मांग को सरकार ने संज्ञान में लिया। एक मांग जो था सिर्फ मानदेय अभी नहीं करेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, इसलिए आप उन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप अपने विधायकों सांसदों को लेकर जाइए और माननीय मंत्री को मानदेय के लिए कहिए। बाद बाकी उन्होंने कहा कि हम कमीशन बढ़ाएंगे। उस कमीशन के लिए उन्होंने एक कमेटी की गठन कर दी है और इसके साथ साथ भी छोटी छोटी गलतियों पर जो ये कार्रवाई होती थी, छोटी छोटी गलती पर उसको ये नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारा जो आपूर्ति विभाग का काम था, जिसमें हमारा काम था राशन और किरासन बांटना, इसके अलावा हमसे जो ई पॉस मशीन बोले हमसे जो KYC कराना, आधार सेटिंग कराना या कोई भी अन्य कामों के लिए जो हमको जब भी कहा जाता था, आयुष्मान कार्ड जो भी था, उन तमाम कार्ड को भी सरकार ने रोक दिया। उसकी चिट्ठी निकल गई है और हम लोग को 1 महीना का समय दिया गया है। वो झारखंड में किस टाइप से बट रहा है वो लाएंगे कमेटी के लोग। महाराष्ट्र में कैसे कमीशन दिया जा रहा है, दिल्ली में कैसे दिया जा रहा है, अन्य स्टेटों उस आधार पर सरकार ने हमको समय मांगा है, हम लोगों ने समय दिया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग विजय जुलूस नहीं, साथियों को धन्यवाद जुलूस कहिए। हमारा विजय तब होगा जब हमको 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जब कमीशन मिलेगा। और उसमें एक और किया है, अनुकंपा का आयु सीमा जो था वो उस पर वो नहीं मानकर एक नया रखे हैं कि जो हमारे नॉमिनी हैं उसको हम पार्टनर बनाएंगे और पार्टनर के साथ जो व्यक्ति स्वेच्छा से अगर रिले छोड़ना चाहेंगे तो उनको नॉमिनी को देगा। लेकिन जब तक ये सरकार हमारी मांगों को नहीं, चिट्ठी नहीं निकाल देती है, तब तक हम लोग पूर्णतः विजय नहीं, आज आभार डीलरों की यात्रा के रूप में हम लोग मना रहे हैं। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947210867352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्ष
वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 3 वर्षों से लंबित अटल सभागार का पुलिस लाइन स्थित PHED परिसर में शिलान्यास किया गया। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में अटल सभागार बनाने की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। भवन निर्माण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार ने मिलकर इस परियोजना को लेकर दाऊदपुर कोठी में PHED की जमीन पर शनिवार को भूमि पूजन किया गया। इस सभागार की क्षमता 2000 लोगों की होगी, जो कि शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक आदर्श स्थल बनेगा। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार इस परियोजना पर कुल 41 करोड़ 86 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में काफी दिनों से एक वृहद सभागार की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस परियोजना के शुरू होने से मुजफ्फरपुर शहर के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और यहाँ के निवासियों को एक आधुनिक और सुविधाजनक स्थल प्रदान करेगी। DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि अटल कला भवन के निर्माण से जिले की सांस्कृतिक गतिविधियों को नई ऊंचाई मिलेगी। इस कला भवन में परंपरागत एवं आधुनिक प्रदर्शन कलाओं तथा ऑडियो विजुअल कलाओं के प्रस्तुति के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यहाँ से जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पुरानी स्कीम थी जिसका शिलान्यास लगभग 3 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन जो जमीन पहले चिन्हित की गई थी उस पर विभिन्न कारणों से काम प्रारंभ नहीं हो पाया था। तो इसको पिछले वर्ष जब ये मेरे संज्ञान में आया तो हम लोगों ने ज़मीन खोजना शहर के अंदर प्रारंभ किया। 2-3 जो ऑप्शंस थे उनको हम लोगों ने देखा और जो PHD की ये ज़मीन थी, ये उपयुक्त ज़मीन हम लोगों के नज़र में आई। इसमें विभाग से पत्राचार करके और उच्च स्तर पर भी इसको फॉलोअप किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके कार्यारंभ की भी घोषणा की और उसी का परिणाम है कि 2000 कैपेसिटी का एक बड़ा ऑडिटोरियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 45 करोड़ की लगभग लागत से उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1.5 साल में ये बन करके तैयार हो जाएगा। इससे कोई भी नेशनल लेवल का कोई कॉन्फ्रेंस करना हो, कोई कार्यक्रम करना हो या कल्चरल एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जिले को दी है और इसका निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में टेबल टेनिस के इंडोर खेल भवन का कुलपति ने फीता काट कर शुभारंभ किया। बिहार विश्वविद्यालय स्थित टेबल टेनिस क्रीड़ा भवन का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि टेबल टेनिस क्रीड़ा भवन के होने के बाद छात्रों का समग्र विकास होगा, क्योंकि छात्रों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके। इसलिए विश्वविद्यालय ने छात्र हित में भवन बनाया है और आज इसका विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। इस अवसर पर एलिस कॉलेज के प्राचार्य OP राय, RBBM कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी के अलावा कई शिक्षक एवं
बिहार विश्वविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। किसान नेता दामोदर प्रसाद सिंह की 111वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता दामोदर प्रसाद सिंह की 111वीं में जयंती समारोह आयोजन किया गया। सिया दामोदर फाउंडेशन तथा जागृति संस्था के संयुक्त प्रावधान में नया टोला स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के सभागार में किया गया, जिसमें पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सतीश राय, वरिष्ठ समाजसेवी आचार्य चंद्र किशोर प्रासर, चित्रकार मुकेश सोना, विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवव्रत अकेला को श्री दामोदर प्रसाद सिंह स्मृति शिखर सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने तथा संचालन हिंदी साहित्य सम्मेलन के जिला प्रधानमंत्री उदय नारायण सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर हरिकिशन सिंह ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं स्वर्गीय दामोदर प्रसाद सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय ने कहा कि जीवन की सफलता कुछ कर गुजरने में है, तभी व्यक्ति दामोदर प्रसाद सिंह जैसे यशस्वी बन पाते हैं। आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने अपने संबोधन में उनके साथ बीते स्मरणों को सुनाते हुए कहा कि वह अदम्य साहसी स्वतंत्रता सेनानी और कुशल संगठनात्मक किसान नेता थे। बिहार में आज़ादी की जो स्वाधीनता का जो संग्राम चला था उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी और जिला के पहले ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने कृषकों को संगठित करके, दामोदर प्रसाद सिंह जी ने संगठित करके किसानों को, और फिर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे और इसी कारण उनकी प्रेरणा बने और उनको आशीर्वाद भी मिला स्वामी सहजानंद सरस्वती का, जिन्होंने कि विश्व के पहले किसान नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता है। और आंदोलन में किसानों की क्या भूमिका हो इसको सुनिश्चित करते हुए वे अनेक 110 वर्ष के होते आज की तिथि में ये हम सबों का गौरव है कि मुजफ्फरपुर के वो पहले किसान नेता हैं जिनको कि प्रदेश स्तर पर एक सम्मान मिला और आज उनसे प्रेरणा लेकर हम सभी यहाँ से किसानों को सम्मानित कर रहे हैं, कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।